प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में हम लोग भारतीय न्यायपालिका के बारे में पढ़ रहे हैं और भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार हैं, ज्यूरिसडिक्शन हैं, पावर्स हैं, उनके बारे में जानना है। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में जो भाग 4 में देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान से 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए हैं। एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जिसको ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहते हैं, दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार और तीसरा परामर्श से संबंधित क्षेत्राधिकार। चौथी कक्षा में यानी भाग 4 में हम लोगों ने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ना शुरू किया था और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी 2 प्रकार के हैं। एक है आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरे हैं समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। हमने चौथे भाग में आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज की कक्षा में समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात की जाए। आज की कक्षा का जो अध्ययन बिंदु है वो है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, कंक्यूरेंट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। तो आज हम लोग बात करेंगे समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, कंक्यूरेंट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। तो आइए बात करते हैं समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसका नाम है कंक्यूरेंट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। कंक्यूरेंट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। तो ये हुआ समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब सबसे पहले बात होनी है कि समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है। पिछली कक्षा में आपने आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ा। आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? पिछली कक्षा में आपने जाना कि सुप्रीम कोर्ट का वह क्षेत्राधिकार ऐसे मामलों का क्षेत्राधिकार जिसकी सुनवाई केवल और केवल उच्चतम न्यायालय में होती है, सर्वोच्च न्यायालय में होती है, उसको पहले प्रकार का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। लेकिन समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है जिसको आज पढ़ना है? तो समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में सुने जाने वाले मामले समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। जिस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों करते हैं, ऐसे मामलों को समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, कंक्यूरेंट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत रखते हैं। तो आपने देखा कंक्यूरेंट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या है। इसके लिए लिखते हैं कि इसके अंतर्गत वे मामले आते हैं, इसमें हम लोग नोट करें कि इसके अंतर्गत
अंतर्गत वे मामले आते हैं, वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय आते हैं, जिनकी सुनवाई का अधिकार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को समान रूप से प्राप्त है। तो क्या देखा गया कि जिन मामलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को समान रूप से जिन मामलों की सुनवाई का अधिकार है, वे ही मामले समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत वे मामले आते हैं, ठीक है, जिनको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के नाम से जानते हैं। इसमें कौन से मामले आते हैं? जैसे मूल अधिकारों का अगर हनन होता है, मूल अधिकारों से संबंधित मामले क्या कर सकते हैं? मूल अधिकारों से संबंधित मामले इसके अंतर्गत आते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित मामले यानी मूल अधिकारों का वायलेशन अगर होता है, मूल अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकार छीने जाते हैं या किसी भी प्रकार का मूल अधिकारों के साथ गड़बड़ी होती है, तो उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालयों में दोनों में समान रूप से होता है और ये अधिकारिता कहलाती है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो ये बात स्पष्ट हुई। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अधिकार जो प्राप्त हैं अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों से संबंधित विषयों को सुनने का जो है प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 32 आप इसे भी सम्मिलित कर लें। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय ठीक है शक्ति प्राप्त। यानी इन मामलों की जो सुनवाई होगी समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो सुनवाई होगी वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों में वो मामले सुने जाते हैं। इस तरह दोनों न्यायालयों को मूल अधिकारों को लागू करने का अधिकार है। दोनों ही न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। इस प्रकार दोनों ही न्यायालयों को, अगले पृष्ठ पर चलें,
दोनों ही न्यायालय या दोनों ही न्यायालयों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए पांच प्रकार के लेख जिसको रिट यानी पांच प्रकार के रिट्स जारी करने का अधिकार है। पांच प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है, जिसमें पहला रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरे रिट का नाम है परमादेश। तीसरे रिट का नाम है प्रतिषेध। चौथी रिट का नाम है उत्प्रेषण और पांचवी रिट का नाम है अधिकार परीक्षा। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये पांच रिट जारी करने का अधिकार है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को। किसको? हाई कोर्ट्स को और सुप्रीम कोर्ट्स को। ठीक है, ये पांच प्रकार की रिटें यही जारी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। अब इनके नाम हम लोग लेते हुए इन्हीं एक एक करके ये पांच प्रकार की रिट हमें पढ़ना है, जिनके नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं, परमादेश मेंडामस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण जिसको सरसोरेरी कहते हैं और अधिकार परीक्षा को वारंटो। तो आइए एक एक करके हम इनका नाम देखते हैं। बात हम लोग शुरू करेंगे किससे? बंदी प्रत्यक्षीकरण से। कहां से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। तो पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। ये रिट का नाम है हैबियस कॉर्पस। देखिएगा यहां ओ लिखा गया है, इसको ठीक कर लेते हैं जरा। हैबियस कॉर्पस। तो पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नाम से ही जैसा कि ध्वनित हो रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए। इसका मतलब यह है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। इसका अर्थ बंदी को प्रस्तुत किया जाए। इसका क्या अर्थ है? बंदी को प्रस्तुत किया जाए, ये इसका अर्थ है।
या यूं कह लें सशरीर प्रस्तुत करना, सशरीर प्रस्तुत करना, ये इसका अर्थ है। इसका मतलब क्या है कि यह रिट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी को निरुद्ध किया हो, अर्थात किसी को कैद किया हो, जेल में बंद कर दिया। यानी जेल में बंदी व्यक्ति के लिए यह रिट है और उस व्यक्ति के विरुद्ध है जिसने बंद किया है। जैसे मान लीजिए पुलिस ने बंद किया है तो पुलिस के विरुद्ध यह रिट है कि बंदी को सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। इसी को कहते हैं लोकप्रिय भाषा में कि जिस व्यक्ति को भी पुलिस जेल लेके जाती है 24 घंटे के अंदर उसको नियरेस्ट नजदीकी न्यायालय में प्रस्तुत करना रहता है, बस उसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता और छुट्टी का। तो यात्रा और छुट्टी का समय छोड़ दिया जाए तो 24 घंटे के भीतर नजदीकी न्यायालय में निरुद्ध व्यक्ति को, कैदी को प्रस्तुत करना होता है। और ये वही अधिकार है जिसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यह रिट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी को, यह रिट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है, के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निषिद्ध किया है, जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निषिद्ध किया है। निषिद्ध यानी कैद किया है। तो देखा आपने कि अगर कोई व्यक्ति, नागरिक के लिए ये कितने महत्वपूर्ण रीट हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर निरुद्ध कर लिया गया है, कैद कर लिया गया है, तो वह कोर्ट के द्वारा उसे यह अधिकार प्राप्त है, इस रिट के द्वारा, इस समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये रिट जारी किया जा सकता है। यह अधिकार है कि उसे सशरीर, ये भी नहीं कि कोई प्राधिकारी जाके बता दे हाँ हमने रखा है, नहीं, सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? ये उद्देश्य होता है कि बंदी जो व्यक्ति है, बंदी के बंदीकरण का जांच किया जाए कि क्यों बंदी बनाया गया है, बंदी बनाना सही है कि गलत है। इस बात का परीक्षण कोर्ट द्वारा किया जाता है। इस रिट का उद्देश्य निरुद्ध व्यक्ति के निरोध की, इस रिट का उद्देश्य निरुद्ध व्यक्ति के निरोध की, यानी कैद की के निरोध की वैधता की जांच करना, वैधता की जांच करना है। तो क्या स्पष्ट हुआ कि जो व्यक्ति निरुद्ध है, कैद है,
कैद होने के उचित कारण की जांच करना कि वो वैध है कि अवैध है, उसकी वैधता अवैधता की जांच करना। तो ये बात समझ में आ गई कि किस प्रकार पहले रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा किसी कैदी व्यक्ति को, निरुद्ध व्यक्ति को उसके निरुद्धता की, उसके निरोध की जांच की जाती है कि उसका कैद किया जाना सही है, वैध है कि अवैध है, कानूनी है कि गैर कानूनी है। तो ये हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब हम लोग बात करें दूसरी जो रिट है जिसका नाम है परमादेश, मैंडामस। तो दूसरा रिट परमादेश, जिसको कहते हैं मैंडामस। तो परमादेश रिट, इस रिट के माध्यम से क्या होता है? परमादेश का मतलब होता है कि कोर्ट आदेश देती है, या कोर्ट की तरफ से कहें, न्यायालय की तरफ से कहें, हम आदेश देते हैं। इसका अभिप्राय, इसका अर्थ है, इसका अर्थ हम आदेश देते हैं। आदेश कौन देता है? कोर्ट देती। कौन देता है? न्यायालय देती। तो हम आदेश देते हैं, यानी इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, किसी लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकारी निगम, कोई विधिक व्यक्ति सांविधिक या लोक कर्तव्य करने में अगर अक्षम है, अगर सही कर्तव्य करना उससे नहीं हो पाया है, सही कर्तव्य करने न करने का अगर वो दोषी है, तो यह रिट जारी करके न्यायालय द्वारा उसे वह कार्य करने के लिए कहा जाता है जिस कार्य को करना उसका दायित्व है। यह किसके खिलाफ है? किसी लोक प्राधिकारी के खिलाफ है, किसी विधिक अधिकारी के खिलाफ है, किसी पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ है। वो अपने पद के अनुकूल काम नहीं कर रहा है, तो कोर्ट उसे आदेश देगी। हम आदेश देते हैं कि आप अपने पद पर बैठ करके, लोक पद पर बैठ करके लोक पद का कार्य करें। इसलिए इसका नाम है परमादेश मैंडामस। तो आइए, इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति को दे सकते हैं, किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, लोक प्राधिकारी, उसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय किसको किसको आदेश दे सकते हैं? सरकार या निगम को उनके, सरकार या निगम को उनके किस दायित्व के लिए? तो उनके विधिक, सांविधिक या लोक कर्तव्यों को करने के लिए, उनके विधिक, सांविधिक या लोक कर्तव्यों को करने के लिए उनके द्वारा जो भी लोक कर्तव्य करने के लिए
या अवैध रूप से न करने का, या अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। न करने का आदेश दिया जाता है। तो ये हुआ परमादेश। इस रिट के प्रयोग ऐसे अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार या उपेक्षा करता है। इस रिट का उद्देश्य या यह रिट या इस रिट का प्रयोग, यहां से इस रिट का प्रयोग ऐसे अधिकारी, अब इस बात को हम लोग और स्पष्ट करने के लिए बात लिख रहे हैं कि ऐसे अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है, ऐसे अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है, जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से, जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से क्या करता है, करने से इनकार या उपेक्षा करता है, करने से इनकार या उपेक्षा करता है। तो आप स्पष्ट हुआ कि परमादेश रिट किसके विरुद्ध है और किसके लिए है। परमादेश विरुद्ध, इसके तहत क्या करना है, परमादेश जो रिट है इसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति को, लोक प्राधिकारी को, अधीनस्थ न्यायालयों को, सरकार को, निगमों को आदेश देती है। किस बात का आदेश देती है कि वे अपने विधिक, सांविधिक और लोक कर्तव्यों को करें, अपने विधिक, सांविधिक और लोक कर्तव्यों का पालन करें। वैध या अवैध रूप से करने न करने का आदेश न्यायालय देती है। यहां साफ किया गया है कि इस रिट का प्रयोग ऐसे अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जिसने अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से या तो इनकार किया है या अपने सार्वजनिक कर्तव्यों की उपेक्षा की है, नहीं किया है। इस प्रकार यह रिट किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हो सकता, किसी संस्था के विरुद्ध नहीं हो सकता, किसी संविदात्मक दायित्व के विरुद्ध नहीं हो सकता। इस रिट के बारे में यह है कि यह रिट किसी निजी व्यक्ति, किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगा। संस्थाओं तथा संविदात्मक दायित्व तथा संविदात्मक दायित्वों के विरुद्ध जारी नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाता। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति, राज्यपाल के विरुद्ध भी नहीं। राष्ट्रपति तथा
राज्यपाल के विरुद्ध भी नहीं जारी किया जाता। तो स्पष्ट हुआ कि यह राज्यपाल के विरुद्ध भी जारी नहीं होगा, राष्ट्रपति के विरुद्ध भी जारी नहीं होगा, निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं होगा, संस्था और संविदात्मक दायित्वों के विरुद्ध भी जारी नहीं होगा। ये जारी किनके होगा? सरकारी अधिकारी, लोक प्राधिकारी, निगम, सरकार, इनके विरुद्ध जारी होगा, क्योंकि वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे हैं या अपने कर्तव्यों के पालन करने से इनकार कर रहे हैं। ऐसी दशा में परमादेश रीट जारी होगा और इस रीट में न्यायालय क्या करेगा? उन्हें आदेश देगा कि वे अपने कर्तव्यों को करें जिनके लिए वो नियुक्त हैं। ये हुआ आपका दूसरे प्रकार का रीट, यानी कि परमादेश। अब बात करेंगे हम लोग तीसरे प्रकार की रीट की। तीसरे प्रकार की रीट है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। तीसरे प्रकार की रीट प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि प्रोहिबिशन का मतलब क्या? प्रतिषेध करना, मना करना। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ मना करना, यानी ये निषेधात्मक है, डिनायल है। यह रिट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को दिया जाता है। वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को दिया जाता है। एक की अधिकारिता का प्रयोग यहां यह होता है कि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग ठीक से, अपने अधिकारिता की सीमा से अधिक काम कर रही है या वो अपने अधिकारिता से बाहर जाकर के कार्य कर रही है, तो ऊपर के न्यायालय द्वारा इस रिट, यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा इस रिट को जारी करके उसे इस कार्य को करने से, अपनी सीमा के अतिक्रमण करने से रोक दिया जाता है। इसे कहते हैं प्रतिषेध। कहते मना कर दिया जाता है कि नहीं, आप यानी अधीनस्थ न्यायालय इस कार्य को करने का अधिकार नहीं रखते। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय इस रिट के माध्यम से नीचे के न्यायालयों को यह कह सकती है कि आप इस वाद को, इस मामले को सुनने का अधिकार नहीं रखते, सुनने की शक्ति नहीं रखते, और वो मामला ऊपर की कोर्ट को चला जाता है, यानी रोक दिया जाता है। तो हम लोग इसे लिखेंगे कि यह रिट वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों, यह रिट वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थानों, अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। अर्ध न्यायिक अधिकरणों, अधिकरणों
के विरुद्ध जारी की जाती है। यह किसके विरुद्ध जारी की जाती है? अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध, अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों की अधिकारिता का प्रयोग करने से निषिद्ध किया जाता है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को, इसी में जोड़ लें, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को क्या करने से रोक दिया जाता है? तो अधीनस्थ न्यायालयों को ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने से निषिद्ध किया जाता है, ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने से निषिद्ध किया जाता है, ध्यान लें, कैसी अधिकारिता? ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने से निषिद्ध किया जाता है जो उसमें निहित नहीं है, जो उसमें निहित नहीं है। तो आपने देखा कि जो अधिकार उनमें निहित नहीं है, किनमें? अधीनस्थ न्यायालयों में या अर्ध न्यायिक संस्थानों में, अगर वो अधिकार नहीं है और फिर भी वो अपने अधिकार से ऊपर जाकर के, अधिकार का अतिक्रमण करके किसी मामले को सुनवाई करते हैं, तो प्रतिषेध के द्वारा ऊपर की न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय उन्हें क्या करते हैं? रोक देते हैं, मना कर देते हैं कि आप इसकी सुनवाई नहीं कर सकते। ध्यान रहे कि यह रिट केवल और केवल न्यायिक संस्थानों के विरुद्ध जारी की जाती है। किसके विरुद्ध? केवल और केवल न्यायिक संस्थानों के विरुद्ध जारी किया जाता है। कनिष्ठ न्यायालयों को, यानी नीचे के न्यायालयों को जारी किया जाता है ऊपर के न्यायालयों द्वारा। यानी यह रिट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक कृत्यों के विरुद्ध जारी किया जाता है। यह रिट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक कृत्यों के विरुद्ध जारी किया जाता है, जारी किया जाता है। तो हमने रिट नंबर 3 प्रतिषेध के बारे में जाना, प्रोहिबिशन के बारे में जाना कि इस रिट का क्या उद्देश्य है। इस रिट का उद्देश्य क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा अपने नीचे की न्यायालयों को, अर्ध न्यायिक संस्थानों को मना कर देना, उस कार्य को करने से मना कर देना जिसको करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालयों और संस्थानों को नहीं है। यह न्यायिक प्रकार की रिट है, न्यायिक और अर्ध न्यायिक कृत्यों को ही करने से मात्र रोकती है, अन्य कार्यों के लिए यह रिट नहीं है। यह हुआ रिट नंबर 3। अब हम लोग बात करेंगे रिट नंबर 4। रिट नंबर 4 उत्प्रेषण। अगली रिट है उत्प्रेषण, इसको कहते हैं सरसोरेरी। सरसोरेरी
तो यह किस प्रकार का रिट है? उत्प्रेषण। इसका मतलब होता है, उत्प्रेषण का मतलब सूचित करना या मंगा लेना। सूचित करना या मंगवा लेना सीधे सीधे। इसका अर्थ लिख लें। इसका अर्थ है पूर्णतया सूचित करना या मंगवा लेना। इसका अर्थ पूर्णतया सूचित करना या मंगवा लेना। ये इसका अर्थ। तो क्लियर हुआ कि इसका मतलब होता है कि पूर्णतया सूचित करना या मंगवा लेना। यह रिट भी ऊपर के न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को दी जाती है। यहां भी अधीनस्थ न्यायालयों को जो है यह आदेश दिया जाता है और अधीनस्थ न्यायालयों के मैटर को, जो अंतिम आदेश होता है, उसको करने से रोक दिया जाता है। तो अंतिम आदेश को जारी करने से रोक दिया जाता है। यहां इसके बारे में लिखें कि यह रिट वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा किस न्यायालय को दिया जाता है? वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक संस्थानों के विरुद्ध जारी किया जाता है। क्या देखा गया कि यह अर्ध न्यायिक संस्थानों के विरुद्ध जारी किया जाता है या अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है। यही बात आपने पिछले रिट यानी प्रतिषेध में भी देखा था, प्रोहिबिशन में भी देखा था कि वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को, यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक संस्थानों के विरुद्ध जारी किया जाता है। न्यायिक कार्य करने वाले निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? तो इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों को, अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों, मान लीजिए उनके सामने जो वाद चल रहे हैं, अपने समक्ष जो है प्रस्तुत मामलों को वरिष्ठ न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया जाता है। मामलों को वरिष्ठ न्यायालयों को भेजने का निर्देश दिया जाता है। तो आपने देखा प्रतिषेध रीट में कार्यवाही को रोक दिया जाता है, क्योंकि न्यायालय अपने अधिकार से विरुद्ध जाके कार्य करता है। और
उत्प्रेषण रिट में रोका नहीं जाता, बल्कि उस मामले को मंगवा लिया जाता है। क्या किया जाता है? वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा उस मामले को मंगवा लिया जाता है। इस रिट का जो आधार है, इस रिट के आधार, इस रिट के जो आधार हैं वो क्या है? आधार नंबर 1, अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारिता का अभाव या आधिक्य है। अधीनस्थ न्यायालय में, अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारिता का अभाव या आधिक्य है। ये कारण ये है करने का। दूसरा, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन किया है। दूसरा, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन किया है। ये देखा आपने। तीसरा आधार क्या है? तीसरा आधार है निर्णय में वैधानिक गलती। निर्णय में वैधानिक गलती अभिलेख में प्रत्यक्षतः दर्शित है। तो ये 3 आधार हैं और इन 3 आधारों पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। उत्प्रेषण रिट में क्या है कि इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामलों को वरिष्ठ न्यायालयों में क्या किया जाता है? भेज दिया जाता है। भेजने का क्या आधार है कि या तो अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारिता का अभाव है या अधिक। हो सकता है कि जिस मामले को अधीनस्थ न्यायालय सुन रहा है उसमें या तो उसकी अधिकारिता नहीं है या उससे ऊपर की अधिकारिता है। दूसरा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन किया हो। और तीसरा मामला है कि निर्णय में वैधानिक गलती अभिलेख में ही दिख रही, साफ साफ प्रत्यक्षित हो रही हो, प्रदर्शित हो रही हो। तो ऐसी दशा में न्यायालय अंतिम आदेश देना क्या करेंगे? रोक देंगे कि आप अंतिम आदेश को रोक देंगे। आदेश देना नहीं रोकेंगे, अंतिम आदेश को रोकेंगे और आदेश को रोक करके मामले को अपने यहां क्या करेंगे? मंगवा लेंगे। यहां एक लाइन की बात जानना जरूरी है कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट में अंतर। क्यों? क्योंकि दोनों मामले काफी, तो प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण रिट में अंतर, क्या अंतर है इन दोनों में, ये आप जरूर जान लें। क्योंकि दोनों मामले ऊपर के न्यायालयों द्वारा नीचे के न्यायालयों में दिए जाते हैं। क्योंकि दोनों ही, प्रतिषेध भी और उत्प्रेषण भी, ये दोनों ही रिट सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों और अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी किए जाते हैं। तो दोनों में जो अंतर है ये है कि प्रतिषेध रिट कार्यवाही के दौरान
प्रतिषेध रिट कार्यवाही के दौरान आती है। ठीक है, कार्यवाही के दौरान, कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जाती है। कार्यवाही के दौरान, कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जाती है, जारी की जाती है, जबकि जारी की जाती है जबकि उत्प्रेषण, जबकि उत्प्रेषण रिट कब जारी की जाती है कि उत्प्रेषण रिट कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने, कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु, रद्द करने हेतु जारी की जाती है। तो इस तरह से आपने देखा इन दोनों में क्या अंतर है। इन दोनों के अंतर को कि प्रतिषेध रीट कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने के लिए जारी की जाती है, जबकि उत्प्रेषण रीट कार्यवाही समाप्त हो गई है, आदेश जारी हो गया है, उस आदेश को रद्द करने के लिए, उस आदेश को समाप्त करने के लिए जारी की जाती है। ये दोनों रीटों में ये प्रमुख अंतर है जो आपने देखा। यह रीट कार्यपालिका, विधायिका और प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं होती। तो इस तरह से इनमें कुछ समानता बहुत है और अंतर इतना है, इस अंतर को स्पष्ट करना। इसके बाद बात करते हैं पांचवा, अधिकार परीक्षा। अगली रीट की बात करेंगे हम लोग, अधिकार परीक्षा को कहते हैं को वारंटो, को वारंटो। तो यह है अधिकार परीक्षा। यहां प्रश्न पूछा, परीक्षा है, प्रश्न है। प्रश्न पूछा जाता है कि न्यायालय द्वारा, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा पूछा जाता है आपका अधिकार क्या है। अधिकार परीक्षा का मतलब आपका अधिकार क्या है, किस अधिकार से आपने यह कार्य किया, यानी कि अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से आपने यह कार्य किया है, आपका क्या अधिकार है। इसका अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है, इसका अर्थ आपका प्राधिकार क्या है, किस अधिकार से आप जो है ये कार्य कर रहे हैं। यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है, यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है, जारी की जाती है जिसने, ठीक है, जारी की जाती है जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए, जो किसी लोक पद, पब्लिक ऑफिस, लोक पद यानी पब्लिक ऑफिस को अवैध रूप से धारण किया हुआ है, धारण
किया हुआ है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को इसके द्वारा उससे पूछा जाता है कि वह किस प्राधिकार से उस पद को धारण किए। इस रिट के द्वारा यानी इसके द्वारा उससे पूछा जाता है, इसके द्वारा उससे यह पूछा जाता है, उससे यह पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, यानी उससे यह पूछा जाता है कि किस प्राधिकार से उस पद को धारण किए हुए है, कि वह किस प्राधिकार से वह पद धारण किया हुआ है, धारण किया हुआ है, ये उससे पूछा जाता है। और चूंकि अगर प्राधिकार क्लियर नहीं होगा कि कौन से अधिकार कौन से प्राधिकार से उसने पद को धारण किया है, तो फिर उसके पद से उसे हटना होगा। यह एक विवेकी प्रकार का उपचार है। यह रिट किसी निजी पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता। यह रिट किसी निजी पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता, जारी नहीं किया जाता। यह एक प्रकार का विवेकीय रिट है, यह एक विवेकी उपचार है, यह एक विवेकीय उपचार है। तो रिट नंबर 5 के बारे में आपने जाना कि को वारंटो, क्या अधिकार है आपका, किस प्राधिकार से आप इस लोक पद पर बैठे हुए, यही पूछा जाता है न्यायालयों द्वारा किसी व्यक्ति या लोक पद पर आसीन किसी व्यक्ति से। यह निजी पद पर आसीन व्यक्ति से नहीं पूछा जाता, निजी पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होता। यह एक प्रकार का एक विवेकी है, एक डिस्क्रेशनरी प्रकार का उपचार है। तो हम लोगों ने आज की कक्षा में समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय के देखे, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को है। आइए इन बातों को दोबारा से हम लोग जांच लें और पुनः आगे बढ़ें। तो आज की कक्षा में बात होना है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में। क्या है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार? तो ऐसा प्राधिकार, समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ऐसा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है, उसे कहते हैं समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, कंक्यूरेंट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। वो ज्यूरिडिक्शन, वह क्षेत्राधिकार जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को समान रूप से प्राप्त है। जैसे मूल अधिकारों को लेकर जो मामले होते हैं, मूल अधिकारों से संबंधित जो मामले होते हैं, वे मामले सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में सुने जाते हैं।
उच्च न्यायालय में 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, और सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये मामले सुने जाते हैं। तो आपने देखा कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को शक्ति है कि वो मूल अधिकारों से संबंधित मामलों को सुने, और मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। ये 5 रिट क्या हैं? एक, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडामस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण सरसोरेरी और अधिकार परीक्षा को वारंट। आइए इन्हें एक एक करके जानते हैं। बात होती है पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या है? इसका अर्थ ये है कि बंदी को प्रस्तुत किया जाए। इसका अर्थ क्या है? बंदी को प्रस्तुत किया जाए। कैसे? सशरीर प्रस्तुत किया जाए, ये नहीं कि सूचना दिया जाए केवल, ना, बंदी को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। जबकि कोई व्यक्ति निरुद्ध होता है, जब कोई व्यक्ति कैद किया जाता है, जेल ले जाया जाता है पुलिस के द्वारा, तो इस रिट के माध्यम से व्यक्ति को मूल अधिकार है और न्यायालय उसे यह रिट जारी करके पूछती है, सशरीर प्रस्तुत करवाती है और प्रस्तुत करके ये जानने की कोशिश करती है कि इस व्यक्ति का जो कैद है, कैद किया जाना है, यह वैध है कि अवैध है। तो आप देखें कि यह रिट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निषिद्ध किया है, कैद किया है, और इस बात का जांच होता है कि उसका कैद किया जाना, व्यक्ति का कैद में होना वैध है कि अवैध है, जेल में होना सही है कि गलत है, कानूनी रूप से न्याय संगत है, कानून संगत है, विधि संगत है कि नहीं। तो इस रिट से कैदी को यह जो है रेमेडी, यह उपचार मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे प्रकार के अधिकार का, जिसको कहते हैं परमादेश मैंडामस कहते हैं। परमादेश का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। कौन आदेश देता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये दोनों, यानी हम आदेश देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है, उच्च न्यायालय आदेश देता है। क्या आदेश देता है? इसके तहत किसी व्यक्ति को, लोक प्राधिकारी को, अधीनस्थ न्यायालयों को, सरकार को, निगमों को सर्वोच्च और उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है कि वे उनके विधिक, सांविधिक या लोक कर्तव्यों को करने के लिए आदेश दिया जाता है कि वो अपने लोक कर्तव्यों को करें या न करें, इस बात का आदेश दिया जाता है। किसको? किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालयों, सरकार, निगम आदि को उनके विधिक, सांविधिक या लोक कर्तव्य को करने या न करने का आदेश दिया जाता है इस रिट के माध्यम से। इस रिट का प्रयोग ऐसे अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जिसने सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार किया है, सार्वजनिक कर्तव्यों की उपेक्षा की है। ऐसे अधिकारी को के विरुद्ध यह रिट जारी किया जाता है। ध्यान रहे कि यह रिट किसी निजी व्यक्ति, संस्था और संविधात्मक दायित्व के विरुद्ध जारी
नहीं होता। ध्यान रहे कि निजी व्यक्ति, संस्था संविदात्मक दायित्व के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता, न ही राष्ट्रपति के विरुद्ध, राज्यपाल के विरुद्ध जारी किया जाता। यह केवल और केवल लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालयों, सरकार या निगम के विरुद्ध जारी किया जाएगा और इसे उस कार्य को करने के लिए कहा जाएगा जिस कार्य को करने के लिए उसकी नियुक्ति हुई है, उसका कर्तव्य है, या न करने के लिए कहा जाएगा जिसको उसको नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह परमादेश रिट आपने देखा। परमादेश के बाद हम लोग तीसरे प्रकार की रिट बात करेंगे जिसे कहते हैं प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध का मतलब मना करना, प्रतिषेध का मतलब मना कर देना, इसका अर्थ है मना करना, रोक देना। मतलब यह रिट वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा किसको जारी किया जाता है? अधीनस्थ न्यायालयों को, अर्ध न्यायिक अधिकरणों को जारी किया जाता है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने से निषिद्ध किया जाता है जो उसमें निहित नहीं है। यानी अगर नीचे के कोर्ट को, न्यायालय को अधिकार नहीं है, फिर भी वो ऐसे अधिकार के प्रयोग की कोशिश कर रही है, तो ऊपर के न्यायालय द्वारा उसको ऐसा करने से रोक दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। इसे कहते हैं प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। तो प्रतिषेध करना मतलब कि वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा नीचे के अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश देना कि वह ऐसा कार्य न करे जो उसकी अधिकारिता में नहीं है, ऐसा करने से रोक दिया जाता है। चौथे प्रकार की रीट की बात करेंगे हम लोग, जिसका नाम है उत्प्रेषण, सरसोरेरी। उत्प्रेषण का मतलब होता है मंगवा लेना, मंगा लेना, पूर्णतया सूचित करना या मंगा लेना। यह रिट भी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को और अर्ध न्यायिक संस्थानों के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा जो अधीनस्थ जो होते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों को वरिष्ठ न्यायालयों को भेजने के लिए कहा जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों, यह न्यायालय शब्द अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों को वरिष्ठ न्यायालयों को भेजने के लिए निर्देश दिया जाता है। इस रिट के जो 3 आधार हैं, इस रिट के कितने आधार हैं? 3 आधार हैं। आधार नंबर 1, 2 और 3। उत्प्रेषण रिट के 3 आधार क्या हैं? एक कि अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारिता का अभाव है या आधिक्य, अधिकारिता का अभाव है या आधिक्य है, एक ये कारण हो सकता है। दूसरा, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हुआ है, और तीसरा, निर्णय में वैधानिक गलती हुई है जो अभिलेखों में दिख रहा है। ये तीसरा मामला। तो 3 आधारों पर यह रिट जारी की जाती है, जिसे हम लोग सरसोरेरी यानी उत्प्रेषण रिट कहते हैं। और इस रिट में चूंकि प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट में बहुत समानता है, दोनों रिट वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किए जाते हैं। इसलिए इन दोनों में अंतर जो है वो देखना है कि क्या अंतर है। तो प्रतिषेध रिट जो है ये कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जाती है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। दोनों में अंतर है। प्रतिषेध रिट कार्यवाही के दौरान जारी की जाती है, कार्यवाही को रोकने के लिए। उत्प्रेषण रिट कार्यवाही की समाप्ति पर आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। तो ये अंतर ध्यान रखेंगे, बाकी बातें समान है। और अंतिम 5वें प्रकार के रिट की बात कर लें, जिसका नाम है अधिकार परीक्षा। इसको कहते हैं को वारंटो।
इसका अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है। इसका अर्थ क्या है? आपका प्राधिकार क्या है। न्यायालय प्रश्न करता है किसी अधिकारी से, आपका क्या अधिकार है, किस अधिकार से आप यह कार्य कर रहे हैं। तो आप देखें कि यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो लोक पद पर होता है। कहां होता है? कोई पब्लिक ऑफिस धारण करता है अवैध रूप से, पब्लिक ऑफिस को कैप्चर किया हुआ है, पब्लिक ऑफिस पर बैठा है अवैध रूप से, इसके द्वारा उससे यह पूछा जाता है कि वह किस प्राधिकार से पद धारण किया हुआ है। यह पूछा जाता है और जब वह इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता, विधिक जवाब नहीं दे पाता, विधि संगत जवाब नहीं दे पाता, तो उसे उस पद से हटना होता है। यह रिट किसी निजी व्यक्ति के, निजी पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं होती। यह एक प्रकार का विवेकी उपचार है। मतलब ये कि इसमें न्यायालय का विवेक बहुत हद तक कार्य करता है, इसलिए इसे विवेकी उपचार के रूप में जानते हैं। तो हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में जाना, 5 प्रकार की रिट के बारे में जाना। अब आगे अन्य क्षेत्राधिकारों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।